एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ अ सेल। अब इससे पहले कि हम सेल के स्ट्रक्चर को समझें या उसके फंक्शंस को समझें, सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले किसने आकर के सेल को डिस्कवर किया। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम आज के हमारे इस लेक्चर में। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे सेल के डिस्कवरी के ऊपर। अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एक बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट समझाया था। क्या पढ़ा था हमने बायोडाइवर्सिटी में? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना बहुत बड़ी वैरायटी होती है। हमारे पास अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जो आपको वाइड वैरायटी दिखाई देती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसी को हम बोल देते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। हमारे पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जिनसे हम फ्लावर्स को, फूलों को ऑब्टेन कर सकते हैं और उनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रोज़ प्लांट होता है, हमारे पास सनफ्लावर का पौधा होता है, हमारे पास मैरीगोल्ड प्लांट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके हम वेजिटेबल्स को एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटो प्लांट है या ब्रिंजल यानी कि भट्टे का एक पौधा है। हमारे पास ट्रीज़ भी होते हैं और उन ट्रीज़ के हम फ्रूट्स एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री के कोकोनट हम एंजॉय करते हैं। बनाना ट्री है, मैंगो ट्री है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कई सारी वैरायटीज़ होती हैं प्लांट्स एंड ट्रीज़ की। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट्स लाइक रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, मैंगो ट्री, ओक ट्री, कोकोनट ट्री, बनाना ट्री, फर्न्स एंड मैनी अदर्स। अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, उस गार्डन को जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। अब सिमिलरली हम बात करते हैं एनिमल्स की भी। तो हमारे पास एनिमल्स की भी कई सारी वैरायटीज़ होती है, बहुत बड़ी वैरायटीज़ है। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स तो हमको हमारे घर में ही दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक पेट डॉग या एक पेट कैट होती है। इसके अलावा कुछ लोग अपने घर में गाय, भैंसे वगैरह भी पालते हैं, तो वो भी क्या हो गई, एक अलग वैरायटी हो गई। हमारे घर में कभी कभी छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, तो इंसेक्ट्स क्या हो गई, एक दूसरी वैरायटी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और हमारे घर में मक्खी और मच्छर तो आते ही हैं, तो मस्किटोज़ और हाउस फ्लाइज भी क्या हो गए, एक अलग वैरायटी हो गई। अगर आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है, उसमें मिट्टी है, तो आपने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो उस मिट्टी में से जो केचुए हैं, जो अर्थवर्म हैं, वो बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें जो है ना जंगलों में दिखाई देते हैं, यानी कि वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एलिफेंट्स हो गए, लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि हमको जंगलों में दिखाई देते हैं। हमको बहुत सारे एनिमल्स घर में भी दिखाई देते हैं। घर के बाहर हमको चिड़िया दिखाई देती हैं, है ना, हमको फिशेस दिखाई देती हैं पानी में, स्क्विरल यानी कि गिलहरी वगैरह भी दिखाई देती है। तो आप जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ पर आपको एनिमल की कोई ना कोई वेराइटी तो दिखाई दे ही जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि वी ऑल नो द एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, मैन भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। काऊ, हॉर्स, कैमल, लॉयन, एलिफेंट, मस्किटो, हाउस फ्लाई, स्पैरो, फिशेस, बटरफ्लाई, सी एनिमल, सेंटीपीड, स्पाइडर, ग्रास हॉपर एंड मैनी अदर्स। फिर इनके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भाई ये सब तो फिर भी हमको दिखाई दे जाते हैं नेकेड आइज से, लेकिन हम जब बात करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम मतलब बेसिकली वो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमको स्पेशल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो है, जिसमें कि बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, प्रोटोजोआंस आते हैं। ये सब क्या है, ये सब भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो कंक्लूजन हम ये निकाल लेते हैं कि आप जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई वैरायटी तो दिख ही जाएगी। अब यहाँ पे
क्या बोला गया है कि दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ऑब्वियस सी बात है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन? तो एक हाउस फ्लाई का एक एलिफेंट के साथ। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ छोटी सी हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी और कहाँ इतना बड़ा एलिफेंट, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये कंपैरिजन करके एक बार देख ही लेते हैं ना कि भाई हाउस फ्लाई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं एक मक्खी के साइज़ की बात करूं तो 6 से 7 मिलीमीटर की साइज़ होती है एक मक्खी की। अगर मैं एलिफेंट की बात करूं तो एक एलिफेंट का एवरेज जो वेट है वही कितना होता है, 4 से लेकर के 6000 यानी कि 4000 से लेकर के 6000 केजी तक का वजन होता है किसका? एक एलिफेंट का। अगर हाइट की बात करूं तो एक हाइट जो है ना, एक एलिफेंट की जो हाइट है वो 8 से लेकर के 13 फीट तक हो सकती है। तो कहाँ 6 से 7 मिलीमीटर की एक छोटी सी मक्खी और कहाँ 13 फीट का, हम एवरेज ले लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं, एक 10 फीट का क्या? एलिफेंट। तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों का बेसिकली दोनों की बॉडी की जो साइज़ है, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कितना ज़्यादा अलग अलग है कि नहीं? चलो फिर इसके बाद में क्या बोला गया है यहाँ पे कि देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटाट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ये जो हमको वाइड वेराइटी दिखाई देती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इनका हम बोलते हैं कि फूड हैबिट्स इनके अलग होते हैं। कुछ हमारे पास हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो घास वगैरह ही खाते हैं, जैसे कि हमारी गाय भैंसे हो गई है ना, हिरन हो गया, डियर वगैरह हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हम बोलते हैं कि हर्बीवोर्स होते हैं। कुछ हमारे पास कार्निवोर्स भी होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाइना हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, जो कि क्या खाते हैं? हमेशा मीट ही खाते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, और इन सभी ऑर्गेनिजम्स का जो फूड हैबिट है वो अलग अलग है। ना सिर्फ फूड हैबिट बल्कि इनका हैबिटाट भी तो अलग अलग है। कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमको पोलार रीजन में दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे पोलर बियर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमको, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमको ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि हमको डेजर्ट रीजन में दिखाई देते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उनका जो फूड हैबिट है वो भी अलग अलग होगा, उनकी जो हैबिटाट है वो भी क्या होगी? अलग अलग ही होगी। In spite of great variations in the size, shape, food habits and habitats, etc., all the living organisms have a basic similarity among them. अब मैंने आपको अभी अभी एक कंपैरिजन बताया, एक हाउस फ्लाई और एक एलिफेंट के बीच का, कि हमने हाउस फ्लाई कितने साइज़ की ली है? 6 से 7 मिलीमीटर की, और एलिफेंट का साइज़ कितना है, हाइट कितनी है? 10 फीट है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि माना कि इनका शेप अलग अलग है, बॉडी का शेप अलग अलग है, बॉडी का साइज़ अलग अलग है, हम तो कहते हैं कि इनका जो ईटिंग हैबिट है ना, फूड हैबिट जो है वो भी कैसी है? एकदम अलग अलग है, और बिल्कुल होती भी है। लेकिन फिर भी ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ हाउस फ्लाई और कहाँ एलिफेंट, और आप बोल रहे हो कि इनके बीच में एक चीज़ कॉमन है। हाँ बिल्कुल कॉमन है, और वो क्या? वो है सेल। ना सिर्फ हाउस फ्लाई और एलिफेंट, आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, माना कि वो अलग अलग शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं। कई बार तो मैं आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको लाइफ स्पैन के बारे में भी एक कंसेप्ट जो है ना आएगा, कि हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन है वो 6 से 7 दिन की ही रहती है ना, जैसे कि हमारे सिल्क वर्म हो गए, कुछ फ्लाइज होती हैं जो कि 6 से 7 दिन तक ही रहती हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि 100 सालों तक आराम से जीते हैं। जो हमारे कछुए होते हैं, आपने देखा होगा कि 100 साल का कछुआ, 101 साल का कछुआ, तो लाइफ स्पैन भी अलग अलग है। इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डिफरेंसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी ईटिंग हैबिट में, उनके फूड हैबिट में, उनके हैबिटाट में, उनके साइज़ में, उनके शेप में, उनका हम बोल सकते हैं कि लाइफ स्पैन में। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशंस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ बेसिक सिमिलैरिटी अमंग देम। एक बेसिक सिमिलैरिटी है उन सभी में, और वो सिमिलैरिटी क्या है? कि भाई वो सब के सब बने होते हैं किससे? टाइनी यूनिट से, और इन टाइनी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स कहते हैं। तो एक हाउस फ्लाई किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी है। और वो जो एलिफेंट है ना 10 फीट लंबा, वो भी किसका बना है? सेल्स का ही बना है। उनमें अलग अलग, उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ जो उन दोनों में कॉमन है वो है क्या? सेल्स की प्रेजेंस। कि जो हमारी हाउस फ्लाई है वो भी सेल्स की बनी है, और एलिफेंट भी किसका बना है? सेल्स का ही बना है। ना सिर्फ हाउस फ्लाई और एलिफेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके बने होते हैं? सेल्स के ही बने होते हैं। तो एक कॉमन पॉइंट क्या है
कॉमन पॉइंट है क्या, सेल का, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा, सेल का ही बना होगा। भले वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में बहुत ज़्यादा अलग अलग हों, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो क्या होगा, सेल। ठीक है। Thus in biology cells are the structural and the functional unit of life। हम बायोलॉजी में जब आप क्लास 9th में जाओगे ना, तो आपके पास शायद ये फर्स्ट चैप्टर आएगा क्लास 9 साइंस का, कि सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहाँ पे आप और डिटेल में सेल के बारे में पढ़ोगे। क्लास 8 में तो पढ़ ही रहे हो, क्लास 9th में जाकर के फिर से आपको सेल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्यों सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब थोड़ी सी हम डिस्कवरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है कि आखिर सेल की डिस्कवरी हुई कैसे। तो 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक, used a microscope to investigate the structure of a thin slice of cork। 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए थे और उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, और इनके नाम को आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे 1665 ईयर में। इन्होंने क्या किया था, पहली बात तो ये कि इनने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। आपने देखे होंगे माइक्रोस्कोप अपने स्कूल की लेबोरेटरीज में ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, है ना, वो अलग टाइप के होते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन हमारे जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे भाई, वो समय बहुत पुराना था। आज के टाइम पे हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांसमेंट हो गई है ना, तो हमारे पास मॉडर्न टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं। लेकिन ये बात है कब की, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी, तो 1665 की। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, अपने लिए एक बहुत ही सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी कि जो पहले चलता था, जो पुराने ज़माने में चलता था, काफ़ी सिंपल टाइप का ये होता था। ठीक है। इसी माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने क्या किया, कॉर्क की एक थिन स्लाइस को, एक पतले से स्लाइस को एनालाइज किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉर्क क्या चीज़ है, तो कॉर्क हम बोलते हैं कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज को प्रोटेक्ट करने वाली एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है। भाई देखो, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि बर्ड्स के माइग्रेशन के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास फॉर्चुनेटली ये सुविधा होती है, ये फैसिलिटी होती है कि अगर बाहर जो है ना अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चल रही हैं, या वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी जो कि हमें पसंद नहीं है, कि बहुत धूप निकली है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, वो अगर हमें चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने घर में जा कर के रह सकते हैं, घर के अंदर ही रहेंगे। तो तेज़ धूप, तेज़ बारिश और कड़क ठंड से जो है हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे एनिमल्स की, है ना, तो एनिमल्स के पास उनका एक नेचुरल हैबिटाट तो होता है, लेकिन इस नेचुरल हैबिटाट में कई बार वो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से जो है ना खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी जो बर्ड्स हैं उनके पास उनका कोई घर तो होता नहीं है, मतलब घोंसला वो बनाती हैं अंडे वगैरह देने के लिए, और उनका एक नेचुरल हैबिटाट भी होता है, लेकिन फिर भी इस नेचुरल हैबिटाट में वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचा नहीं पाती हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, दूसरे रीजन में चली जाती हैं, है ना, जहाँ पे वो कंडीशंस ना हो, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस या वो वेदर कंडीशंस ना हो। और जब क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल वाली चली जाती हैं, तो वो वापस अपने रीजन में लौट जाती हैं। तो ह्यूमन बींग्स के पास ये सुविधा है कि हम अपने घर में घुस जाएं। प्लांट्स, एनिमल्स और हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स के पास ये सुविधा है कि अगर कंडीशंस कैसी हो, अनफेवरेबल हो, तो वो दूसरे रीजन में जाकर के रह सकते हैं, यानी कि माइग्रेशन शो कर सकते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज का क्या होता है? एनिमल्स और बर्ड्स तो चले गए दूसरे रीजन में, हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में छुप के आकर के बैठ गए। लेकिन प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, उनके लिए भी तो कुछ कुछ वेदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, अनफेवरेबल हो सकती हैं। तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, कैसे ऐसी अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस में अपने आप को वो सेफ रखते हैं और ऐसी कंडीशंस में वो जीते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। तो इसके लिए इंतज़ाम किसने किया है, हमारी मदर नेचर ने किया हुआ है। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के ऊपर देखो, हमारे आसपास जो हवा होती है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
दिखते नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया जो है ना हमारी आसपास जो हवा है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी आसपास की एयर में, आखिर हमारी बॉडी में घुस कैसे नहीं पा रहे हैं? भाई बैक्टीरिया है, घुस सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं घुस पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के पास भी क्या होती है, एक कवरिंग होती है। कवरिंग मतलब कि ये हमारी स्किन। स्किन क्या है? हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला कवर है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जब भी चोट वगैरह लग जाती है, घाव हो जाता है, तो जल्दी से उस घाव को जो है ना डिसइंफेक्ट करा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई चोट लगी है, तो चोट लगने से क्या होता है, स्किन जो होती है हमारी, उसकी जो अपर लेयर्स हैं वो आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है। तो स्किन के ऊपर जब डैमेज होता है, इसके कारण अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाती हैं। भाई स्किन क्या कर रहा है, अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना उनको वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो अगर स्किन में कभी चोट वगैरह लग जाती है तो स्किन वहाँ की डैमेज हो जाती है जहाँ भी चोट लगी है, और उसके डैमेज होने के कारण जो अंदर की लेयर्स होती हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर स्किन ही नहीं है, एक बैरियर ही नहीं है, एक कवरिंग ही नहीं है, और अंदर वाली लेयर्स जो है ना वो एक्सपोज हो गई हैं, तो इस एक्सपोज्ड लेयर्स के ऊपर ये जो हमारे सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना वो आकर के बैठ जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, सेप्टिक हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी चोट लगती है सबसे पहले तो उस चोट वाली जगह को जहाँ पे घाव हुआ है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या ग्रोथ जो है ना हो पाए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद में उसको प्रॉपर्ली कवर कर दिया जाता है। जैसे ही घाव ठीक होने लगता है, उसके ऊपर स्किन आने लगती है, उस घाव को फिर छोड़ देते हैं खुला कि हाँ अब इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर धीरे धीरे से स्किन आने लगी है। और ये स्किन क्या होती है, ये एक बैरियर होती है कि कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हवा में मौजूद है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। आई बात समझ में? तो जैसे हमारे पास क्या होती है, एक स्किन होती है ना, एक जो हमारी स्किन है वो एक बैरियर या एक कवरिंग की तरह काम करती है, वैसे ही हमारे प्लांट्स के ऊपर भी क्या होती है, एक स्किन होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्मिस का मतलब होता है एक स्किन। भाई किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो ना तो सबसे बढ़िया क्या है, आप उसको कवर कर दो तो प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास जो हमारी बुक्स होती हैं उनको हमको पूरे 1 साल तक यूज़ करना पड़ता है, पूरे एक सेशन हम उसको यूज़ करते हैं। अब रेगुलरली आप बुक को यूज़ करोगे तो बुक के जो उसका जो कवर पेज होता है वो कहीं ना कहीं फट सकता है। फट सकता क्या है, फट जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस कवर के ऊपर हम एक और कवर चढ़ा देते हैं, ब्राउन पेपर, और ब्राउन पेपर के ऊपर भी कई बार हम क्या करते हैं, एक जिलेटिन रैप कर देते हैं, ताकि पूरे साल वो जो आपकी बुक है या जो आपकी नोटबुक्स हैं वो चले, वो कहीं से भी फटे ना। तो किसी भी चीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना हो ना तो सबसे बढ़िया क्या है, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दो। तो सिमिलरली हमारे प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर मदर नेचर ने क्या किया है, एक कवरिंग दी है उनको, ठीक है, ताकि जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, सिर्फ वेदर कंडीशंस ही अनफेवरेबल नहीं होती है भाई, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ हैं, उनको जो पैरासाइट का अटैक होता है, यानी कि बैक्टीरिया के अटैक और फंगस के का जो अटैक है, उससे भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है ना। तो अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हो गई, पैरासाइट का अटैक हो गया, है ना। इन सब चीज़ों से प्लांट और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है उनके पास, उनके पास है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एपिडर्मिस क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलो अब इसके बाद में क्या होता है ना कि एक छोटा सा पौधा है। अब उस छोटे से पौधे से आप बोल सकते हो कि एक बड़ा ट्री जो है ना बन जाता है। तो ये ट्री कैसे बना है, छोटे से पौधे में, छोटे से पौधे से, क्योंकि जो छोटा सा पौधा है, जो स्मॉल प्लांट है, उसमें ग्रोथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक प्लांट ग्रो करता है और ग्रो करते करते वो एक ट्री में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये जो एपिडर्मिस है ना, इस एपिडर्मिस में भी कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, अब वो प्लांट क्या बन चुका है, एक वुडी ट्री बन चुका है। तो उस वुडी ट्री में ना ये जो एपिडर्मिस होगी ये रिप्लेस हो जाती है, और ये रिप्लेस किससे हो जाती है, तो मेरिस्टेम से हो जाती है। किससे हो जाती है, मेरिस्टेम से रिप्लेस हो जाती है। तो एक छोटे से पौधे में क्या होगा, छोटे से पौधे में हम बोलते हैं कि एपिडर्मिस होगी। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि छोटे से पौधे को
अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से बचाएगी, है ना, और पैरासाइट्स यानी कि बैक्टीरिया और फंगस वगैरह के अटैक से बचाएगी। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा और एक वुडी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो एक वुडी ट्री में जाकर के बेसिकली एपिडर्मिस में हम बोलते हैं, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ना तो एपिडर्मिस में चेंजेस हो जाते हैं, और जब एक वुडी ट्री बन जाता है तो वहाँ पे एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम ही हम बोलते हैं कि कुछ लेयर्स बना देती हैं, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इन लेयर्स को हम बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो हमारे जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने करा क्या, 1665 में इसी कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को कहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने प्रिमिटिव टाइप के माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। इतना क्लियर है? चलो एक बार आप कॉर्क देख ही लो। जैसे कि एक जो वुडी ट्री है, वुडी ट्री में आपने देखा होगा उसकी जो बार्क होती है जिसको कि हम छाल बोलते हैं, छाल के नीचे आपको एक और वुडी लेयर दिखाई दे रही होगी। ये पूरा क्या है? ये एक वुडी ट्री का ट्रंक है ना, पेड़ का क्या है, ये एक तना है। तो तने में आपने देखा होगा बार्क होती है जिसको कि हम हिंदी में छाल कहते हैं आई गेस। इस बार्क के नीचे आपको इस बार्क के नीचे आपको ये एक और वुडी लेयर दिखाई दे रही होगी, इसी को हम कहते हैं क्या? कॉर्क। तो इसकी एक पतली सी स्लाइस रॉबर्ट हुक ने निकाली और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखी। तो जब उन्होंने देखी तो उनको बड़ी हैरानी हुई। हैरानी इस बात की हुई कि उनको ये दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये जो कॉर्क की स्लाइस है ना, इसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या हैं, बेसिकली रूम्स हैं। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में, अगर आपने कभी बी हाइव देखा हो, मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि हेक्सागोन शेप के कई सारे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? बी हाइव ही है, मधुमक्खी का छत्ता ही है। और यहाँ पे देखो ये आपको क्या दिख रहे हैं, हेक्सागोन शेप के अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आपको रूम्स दिखाई दे रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या पाया? रॉबर्ट हुक ने पाया कि भाई ये जो कॉर्क की स्लाइस है ना, इसमें बहुत सारे क्या है, छोटे 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 से कंपार्टमेंट है, ऐसे कंपार्टमेंट जो कि हमें मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई देते हैं। He observed that cork had tiny compartments in it. Robert Hooke thought these compartments as small rooms and called them cells. उनको जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे कॉर्क की स्लाइस में, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि ये तो ना छोटे छोटे से कमरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल रूम्स दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट्स और स्मॉल रूम्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्स का नाम दिया। तो हम ये बोल सकते हैं, या रॉबर्ट हुक ने हमको ये समझाया कि जो कॉर्क है ना, कॉर्क की स्लाइस है ना, वो किससे बनी है? सेल्स से बनी है। किससे बनी है? सेल्स से बनी है। सेल्स मतलब कि स्मॉल रूम्स जिसमें कि कैदियों को, प्रिजनर्स को जो है ना लॉक किया जाता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक कंक्लूडेड दैट कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। कॉर्क किसकी बनी हुई है? टाइनी सेल्स की बनी हुई है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो क्या निकल करके आया कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर लिया कि जो कॉर्क की स्लाइस है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है, टाइनी सेल से बनी हुई है। समझ में आई बात? चलो हाँ, तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है कॉर्क की स्लाइस का। यही व्यू रॉबर्ट हुक को मिला था कब? जब उन्होंने कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा था। तो आपने देखा, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, इस मधुमक्खी के छत्ते में आपको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। सिमिलरली ये जो कॉर्क की स्लाइस है, यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स या स्मॉल रूम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये इन्हीं रूम्स को क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने सेल्स नाम दिया। तो कंक्लूजन ये निकला कि कॉर्क किसकी बनी हुई है? स्मॉल या टाइनी सेल्स की बनी हुई है। अब द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज फाउंड टू बी एम्प्टी। अब हुआ क्या कि उनका जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का, उसके नीचे जब उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स तो हमको दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने बोल दिया कि कॉर्क स्लाइस क्या है? बनी है सेल से। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी। उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स है ना, ये तो खाली हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने बोल दिया कि ये जो सेल्स है ना, वो कैसे हैं? डेड हैं, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। कंपार्टमेंट्स तो दिखाई दिए, रूम्स तो दिखाई दिए, लेकिन ये कंपार्टमेंट्स और रूम कैसे थे? खाली थे, एम्प्टी थे। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई ये सेल्स कैसे हैं? ये सेल्स हैं डेड। क्यों डेड? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं।
तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक वाज फाउंड टू बी एम्प्टी। द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज प्रिमिटिव, पुराने जमाने का था। When better microscopes having greater magnifying power were made, scientists investigated pieces of living plants and found that like cork they also had a cell structure। तो यहाँ तक आपको कॉर्क स्लाइस के अंदर क्या दिखाई दिया ये समझ में आया। फिर इसके बारे में बोला जा रहा है कि जब बेटर क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स आए, यानी कि ऐसे माइक्रोस्कोप जिनकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी थी, तो ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करके बाकी और साइंटिस्ट ने क्या किया, लिविंग प्लांट की कुछ पार्ट्स ले लिए और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा और उन्होंने पाया कि वो भी किसके बने हैं, सेल के ही बने हैं। द लिविंग प्लांट सेल्स वर हाउएवर नॉट एम्प्टी लाइक कॉर्क सेल्स। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉर्क है ये कहाँ से मिला है, ये कॉर्क हम बोलते हैं कि ट्री से मिला है, तो इसमें जो सेल होंगे वो किसके होंगे, ट्री यानी कि प्लांट सेल के ही होंगे, है कि नहीं। इस सिमिलरली जो नए माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा कि चलो ये वाला एक प्लांट है, इस प्लांट की किसी पार्ट को हम इस नए वाले माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उस प्लांट के पार्ट्स में भी क्या उनको दिखाई दिए, सेल्स दिखाई दिए। अब वो सेल्स किसके होंगे, प्लांट के ही तो होंगे, तो उनको नाम हमने क्या दे दिया, प्लांट सेल नाम दिया। लेकिन एक और खास बात जो समझ में आई वो ये थी कि ये जो प्लांट सेल्स थे ये खाली नहीं थे। भाई रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व किया था तो वो कॉर्क के सेल्स कैसे थे, एम्प्टी थे, खाली कंपार्टमेंट्स थे, खाली रूम थे। इसीलिए उन्होंने बोल दिया था कि जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, वो डेड प्लांट सेल्स हैं, डेड कॉर्क सेल्स हैं। लेकिन जब हमारे बाकी के साइंटिस्ट ने किसी लिविंग प्लांट की किसी पार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा तो उन्होंने ये पाया कि हाँ भाई प्लांट का ये वाला पार्ट भी किसका बना है, सेल्स का बना है, लेकिन ये सेल्स खाली नहीं है, इनके अंदर कुछ भरा है और इसीलिए ये प्लांट सेल कैसे हैं, लिविंग है। कॉर्क सेल के अंदर कुछ नहीं था इसलिए वो डेड सेल्स थे। जो लिविंग प्लांट्स के जो बाकी जो पार्ट्स हैं उनके पास जो सेल थे उनमें जो प्लांट सेल्स थे उनके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट था, इसीलिए वो कैसे हुए, वो हुए क्या, लिविंग सेल्स, लिविंग प्लांट सेल्स। So living plant cells were however not empty like cork cells, they were found to contain a number of tiny structures called cell organelles। ठीक है, और उन लिविंग प्लांट सेल में अंदर कुछ चीज़ें थी, स्ट्रक्चर्स थे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब एक और साइंटिस्ट आए हमारे पास, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया, डिजाइंड इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल्स बैक्टीरिया। जो हमारे रॉबर्ट हुक आए थे उन्होंने तो एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क का जो सेल है वो क्या है, एक डेड सेल है। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। वो सेल कौन सा था, कॉर्क सेल था। कैसा था वो, डेड था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाना चाहिए, तो वो होगा कौन, हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया, अब एक थोड़ा सा एडवांस टाइप का या इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप किया और जिसके कारण उन्होंने सबसे पहली बार एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और वो लिविंग सेल किसका था, वो था बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले आप बोल सकते हो कि कौन थे, हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक। फिर 1838 की बात है कि एक जर्मन साइंटिस्ट आए थे, शील्डन। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स जो है ना, सभी प्लांट्स वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो सेल्स, प्लांट के पास जो सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट सेल्स बोलेंगे। एक साल बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, श्वान। उन्होंने सजेस्ट किया कि सभी एनिमल्स जो है ना वो भी सेल्स के बने होते हैं। अब जो एनिमल्स के पास सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एनिमल सेल्स बोलेंगे। तो इन ऑब्जर्वेशन से एक जनरल सेल थ्योरी निकल करके आ गई ऑर्गेनिजम्स की, कि द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द सेल। क्या बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है या जो फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, एक सेल ही है। ये क्या है, सेल थ्योरी है। कहाँ से बनी ये सेल थ्योरी, क्योंकि शील्डन और श्वैन ने क्या बोल दिया था कि भाई सभी प्लांट्स बने हुए हैं किसके, प्लांट सेल्स के, सभी एनिमल्स किसके बने हुए हैं, एनिमल सेल्स के। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा गया है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिविजन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास नए सेल आ रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर ये नए सेल कहाँ से आ रहे हैं।
क्या आसमान से गिर रहे हैं, या पानी से बाहर निकल रहे हैं, या ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं? तो इसका आंसर बड़ा ही आसान सा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सेल, उन्हीं सेल से ऑलरेडी या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ में आई बात? फिर क्या बोला गया है यहाँ पे कि द सेल्स हैव बीन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब अगर ये नहीं है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क की स्लाइस में से जो सेल्स हैं उसको डिस्कवर किया था। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इस डिस्कवरी के 1-2 साल पहले से ही जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में या एनिमल्स में सेल आना शुरू हुए थे। ऐसा नहीं है, जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ है तब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, सेल है। डिस्कवरी बाद में हुई है, लेकिन सेल्स तो हमेशा से ही थे। The cells were, however, not studied or observed for thousands of years because most of them are extremely small and cannot be seen with naked eyes. ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया कि सेल्स जो है ना वो उनको हम पढ़ नहीं पाए, उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। कब तक? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहा। हमको पता ही नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आइज से देख ही नहीं पाते। अब वो जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, इसीलिए सेल्स की डिस्कवरी हो गई। अगर और कुछ सालों तक माइक्रोस्कोप को नहीं इन्वेंट किया जाता तो कुछ और सालों तक ये पता ही नहीं चलता कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हैं। It was only when microscopes having high magnification power were made in the 7th century to magnify things greatly that cells could be seen in living organisms. ठीक है? तो जब माइक्रोस्कोप्स आए जिनकी मैग्निफिकेशन पावर कैसी थी, ज़्यादा थी, कब हुआ ये हुआ 17th सेंचुरी में, ताकि मतलब 17th सेंचुरी में जब ऐसे हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप आए तब जाकर के हमें पता चला कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं, इनके अंदर क्या है और क्या नहीं। समझ में आई बात? फिर क्या बोला गया? दीज डेज माइक्रोस्कोप्स कैन enable us to see the objects as small as 1 millionth of a meter. तो बेसिकली अब तो आप कितना भी, कोई भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसको आप आराम से माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो। Such high magnifying power microscopes helped the scientists to study the minute details of cells. तो इतने बढ़िया तरीके के माइक्रोस्कोप आने लगे कि देखो, पहले तो ये भी नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है क्या, है ना, वो सेल के बने ये पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आने लगे, तो अब तो उससे ये भी पता चल जाता है कि सेल के अंदर भी क्या है। पहले तो सेल के बारे में ही नहीं पता था, अब तो ये भी पता चल जाता है कि सेल के अंदर क्या है, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है? और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी क्या है ये भी पता चल जाता है किससे? माइक्रोस्कोप से। तो आज के सेशन में कुल मिलाकर के हमने जो सेल की डिस्कवरी की बात करी है, आई होप सभी को वो समझ में आ गई होगी। हुआ क्या था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, और उसी माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कॉर्क की जो स्लाइस है उसको रख करके ऑब्जर्व किया था। ये मैं आज की सेशन में जो भी हमने बातें करी हैं उन सभी चीज़ों को मैं समराइज़ कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि ये कॉर्क कहाँ से आता है? तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ कवरिंग्स होती हैं। वो कवरिंग्स जो कि प्लांट और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं कि कोई भी पैरासाइट यानी कि बैक्टीरिया या फंगस आकर के अटैक ना कर दें। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं, है ना, तो उन वेदर कंडीशंस के कारण हमारे जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज़ हैं वो डैमेज ना हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर हम बोलते हैं कि छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स से क्या होता है भाई, आपके पास जो भी प्लांट है, ठीक है, आपके पास जो भी प्लांट है उसकी जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी में जाती हैं और मिट्टी में जो पानी होता है उसको अब्जॉर्ब करती हैं। जितना पानी उनको अब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेते हैं, उस अब्जॉर्ब्ड पानी में से जितना उनको यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या करते हैं हमारे प्लांट्स, उनकी जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे उड़ा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ गर्मी पड़ रही हो जिसके कारण ये जो ट्रांसपिरेशन का रेट है प्लांट्स में वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाए, इतना इंक्रीज़ हो जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी
पौधों में से या पेड़ों में से चला जाए, तो इसमें क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। तो वाटर लॉस, और हम बोलते हैं कि पैरासाइट का जो अटैक है, और हम बोलते हैं कि अनफेवरेबल जो वेदर कंडीशंस हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मदर नेचर ने क्या किया है, प्लांट्स और ट्रीज़ को उनकी एक कवरिंग चढ़ा करके दी है। उसी कवरिंग को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब कि स्किन। जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है एक आउटर मोस्ट कवरिंग के तरह, वैसे ही प्लांट्स और ट्रीज में क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे इस एपिडर्मिस में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और जब एक प्लांट एक वुडी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है मेरिस्टेम से, और ये मेरिस्टेम क्या करती है, लेयर बनाती है। किसकी लेयर बनाती है, तो कॉर्क की लेयर बनाती है। अब जो कि आपको समझ में आ गया है कि अब ये कॉर्क किसकी बनी है, सेल्स की बनी है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और कॉर्क के बारे में कि हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम है। अब ये मेरिस्टेम मतलब हमारे पास जो वुडी ट्री है उसमें मेरिस्टेम है। अब इस मेरिस्टेम में क्या होगा, ये मेरिस्टेम कई सारी लेयर्स बना देगी, कई सारी इसने क्या कर दी है, लेयर्स बना दी हैं। और ये लेयर्स किसकी बनी हुई है, ये लेयर्स बनी हुई है सेल से। किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। तो इस लेयर में ये वाले सेल्स आ गए, ठीक है, इस वाली लेयर में ये वाले सेल्स आ गए, इस वाली लेयर में ये वाले सेल्स आ गए। तो ये सभी की सभी लेयर्स को हम मिलके क्या बुलाते हैं, इन सभी की सभी लेयर्स को हम मिलके बुलाते हैं क्या, कॉर्क। मैंने आपको बताया था आज के सेशन में कि जब इसी कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके एनालाइज किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कॉर्क की स्लाइस में तो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही इस कॉर्क स्लाइस में भी छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे से रूम्स हैं, और इसीलिए इन कंपार्टमेंट्स और रूम को क्या नाम दिया गया, सेल नाम दिया गया। तो कॉर्क स्लाइस किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। कॉर्क मिली कहाँ से है, तो प्लांट से मिली है। तो कॉर्क में जो सेल्स होंगे वो कौन से सेल होंगे, वो होंगे प्लांट सेल। सीक्वेंस समझ में आया कि कॉर्क सेल्स की बनी है। ये कॉर्क कहाँ से बनी है, कहाँ से आई है, प्लांट से आई है। तो कॉर्क के अंदर जो सेल्स होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे प्लांट के सेल्स। तो ये जो प्लांट सेल्स थे कॉर्क के, ये कैसे थे, डेड थे। डेड क्यों थे, क्योंकि हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने देखा कि भाई इन सेल्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है, खाली रूम्स हैं। तो इन खाली रूम्स को क्या बोला गया कि भाई ये तो डेड सेल्स हैं। तो कॉर्क के सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेम ने क्या कर ली, सेल्स की कुछ लेयर्स बना दी, और इन्हीं लेयर्स को हम टुगेदर कंबाइन करके क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि इन लेयर्स में जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, डेड हैं। भाई इसी ये जो लेयर है ना, इसी लेयर को कॉर्क बोल रहे हैं, और कॉर्क को ही उसकी पतली सी स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा गया था। कॉर्क के सेल्स को बोला गया कि भैया ये तो डेड सेल्स हैं। इसका मतलब क्या कि इन लेयर्स के पास भी क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे। आखिर सवाल यह है कि ये सेल्स मर कैसे गए, तो इनके ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया। उस केमिकल का नाम है क्या, सुबेरिन। क्या नाम है, सुबेरिन। तो सुबेरिन हम बोलते हैं कि एक वाटरप्रूफ केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ट्रीज को क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉर्क कहाँ मिलती है, एक वुडी ट्री में ही मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जो एक पेड़ होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। आप जाकर के उसको जो है ना हिलाने की कोशिश करो या उसको तोड़ने की कोशिश करो, आप नहीं तोड़ सकते हो। एक छोटा सा जो पौधा है वो बहुत डेलिकेट होता है, वो बहुत नाजुक होता है, आराम से आप उसके स्टेम को तोड़ सकते हो, उसको आप उसकी रूट से जो है ना हटा सकते हो। लेकिन एक बड़ा सा पेड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ये कहाँ से आ रही है, कॉर्क से ही आ रही है। तो कॉर्क क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन और इंजरी से भी ट्री को कौन बचाता है, यही कॉर्क बचाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये सब क्या चल रही है, ये सब प्रोटेक्टिव कवरिंग चल रही है। जब पौधा छोटा है तो एपिडर्मिस है, जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ, एक वुडी ट्री बना, तो उस एपिडर्मिस में चेंजेस है। एपिडर्मिस रिप्लेस हो गई मेरिस्टेम से। इस मेरिस्टेम ने क्या करा, सेल्स की कुछ लेयर्स बना दी, और इन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन करके कॉर्क बोलते हैं। ये सेल्स कैसे होते हैं, ये सेल्स डेड होते हैं। डेड क्यों हुए, क्योंकि इनके ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया। केमिकल कौन सा, सुबेरिन। कौन सा वाला, सुबेरिन। ये सुबेरिन कैसा होता है भाई, वाटरप्रूफ होता है, तो वाटर लॉस नहीं होने देता है ट्रीज से। इसके अलावा जो कॉर्क है, अब उसके सेल्स तो डेड हो गए हैं। जब सेल लिविंग होते हैं तो फिर भी वो कुछ काम करेंगे, वो कुछ फंक्शन करेंगे। लेकिन अगर सेल डेड हो गए हैं तो ऐसे डेड सेल्स को रखने का मतलब क्या है,
रखने का मतलब ये है कि ये जो कॉर्क के डेड सेल्स है ना, ये ट्रीज को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन और इंजरी से बचाएंगे। तो माना जिंदा नहीं है लेकिन मरने के बाद भी, डेड होने के बावजूद ये क्या करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ट्री को मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरह का डैमेज और इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया गया थोड़ा सा कॉर्क के बारे में। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो कॉर्क के जो सेल्स थे वो कैसे थे, डेड थे, क्योंकि इनके पास कोई अंदर कंटेंट था नहीं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो माइक्रोस्कोप अच्छे आने लगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एंटोन वन लीवेनहुक आए थे और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। वो लिविंग सेल किसका था भाई, बैक्टीरिया का था, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि शील्डन और श्वैन आए थे, इनने अपना अपना एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के हिसाब से एक सेल थ्योरी बन गई। स्टेटमेंट क्या दिया था कि शील्डन ने बोला था कि सभी प्लांट्स बने होते हैं सेल्स के, प्लांट सेल्स के। श्वैन ने बोला कि सभी एनिमल्स बने होते हैं किसके, एनिमल सेल्स के। तो इस कंसेप्ट पर सेल थ्योरी क्या बन गई कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट होती है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है कि नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, इस पॉइंट को हम अपने नेक्स्ट सेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी बातें मैंने आपको समझाई है सबको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना है। गूगल पे जाओगे और टाइप करोगे magnetbrains.com और उसको सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उसको खोल लेना। जैसे ही खोलोगे तो आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, और यहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। आपको क्या देखना है, सपोज क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति घरे मिलेगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो कि है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे उसके कितने लेक्चर्स हैं, टोटल 14 लेक्चर्स हैं। सपोज आपको ये चैप्टर शुरुआत से देखना है तो आप इस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, जो पहला सेशन है यानी कि इंट्रोडक्शन वाला, वो खुल जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट सेशंस भी देख सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर्स भी देख सकते हो, जितने चैप्टर्स चाहो उतने चैप्टर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम होती है ना आपकी कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, या प्लेलिस्ट अगर मिल भी गई है तो उसमें सीक्वेंस गलत है लेक्चर्स का, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी चैप्टर्स देख सकते हो, और सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सभी के सभी प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.